अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को सबको? मेरी आराम से आ रही है? आवाज़ आ रही है, साफ आ रही है बेटा? कोई इशू तो नहीं हो रहा किसी को? ठीक है बेटा, थैंक यू खलील, थैंक यू बेटा। जुनूरैन सुल्तानी, ठीक है बेटा, थैंक यू। महात, ठीक है वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, वो चैप्टर 4 होगा, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है बेटा, आज हम लोग इसी को कवर अप करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे जो महल वकू का कॉन्सेप्ट है, जो फिजिकल फीचर्स का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का, क्योंकि लेक्चर नंबर 12 है ये पाकिस्तान स्टडीज़ का बेटा। तो अगर आपने नोट करा हो कि ये आज फाइनल टॉपिक है, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का चैप्टर 4 का। इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 का कल्चर ऑफ पाकिस्तान हम थोड़ा देखेंगे, सकाफत को देखेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी हिस्ट्री, और प्लस कुछ उसी में हम लोग लैंग्वेज भी देखेंगे, जबानों के हिसाब से। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि ज्योग्राफी शुरू हो चुका है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है पूरा, तो कोशिश करो कि हाँ इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है बेटा, आज के हिसाब से फिजिकल फीचर्स है। अच्छा, फिजिकल फीचर्स अगर देखा जाए, अगर हम लोग नोट करें बेटा, फिजिकल फीचर्स उसूलन हमारे हिसाब से इसको हम बोलते हैं महल वकू। ठीक है बेटा, लेकिन असल में इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? देखो, फिजिकल फीचर्स की हमेशा याद रखना है कि किसी भी मुल्क, कोई भी कंट्री डिवाइडेड इनटू रीजन्स, रीजन समझ लो खित्तों में तकसीम कर दिया जाए, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल फीचर्स। अच्छा, फिजिकल फीचर के हिसाब से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो उसके जो खित्तों में तकसीम किया हुआ है, उसको 4 मेजर हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, जो हमने 9 में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है: माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट एंड कोस्टल एरियाज। अच्छा बेटा देखो, याद रखना, डेजर्ट एंड कोस्टल एरियाज को हमने एक जगह रखा हुआ है, लेकिन उसूल आपकी किताब के हिसाब से रखा हुआ है, वरना ये 5 इलाकों में तकसीम है: माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट एंड कोस्टल एरियाज। ठीक है बेटा, माउंटेन्स पहाड़ी इलाके, प्लेटूज सतह मुर्तफा पठार के इलाके, प्लेन्स मैदानी इलाके, डेजर्ट रेगिस्तानी, और कोस्टल साहिल इलाके। अच्छा, अगर आपने नोट करा हो, पहाड़ों को भी हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, जिसमें हम लोग ईस्टर्न से होते हुए वेस्टर्न की तरफ आएंगे, यानी कि मशरिक से मगरब की तरफ आएंगे। उसमें बाकायदा शुमाल भी आएगा, पूरा इलाके, शुमाली इलाके भी आएंगे बेटा। तो कोशिश ये करना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माउंटेन्स का, इसी में से एमसीक्यूज ज्यादा पूछते हैं। ठीक है बेटा, तो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अच्छी तरह याद रखना। इसी तरह प्लेटूज को भी 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, पोटवा और बलूचिस्तान में। प्लेन्स एरियाज को भी अपर एंड लोअर में बांटा हुआ है। डेजर्ट को 4 हिस्सों में और कोस्टल एरियाज को 2 हिस्सों में हमने तकसीम किया हुआ है, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अगर देखा जाए तो इससे पहले आपके दिमागों में एक सवाल आएगा 2006 के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन में कि सर माउंटेन्स क्या होते हैं, व्हाट आर द माउंटेन्स। देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि माउंटेन्स के हिसाब से अगर हम लोग नोट करें तो उसमें कोई भी जगह, ये जमीन की वो जगह जो थोड़ी ऊंची नहीं हो, बहुत ऊंची हो, और उसमें रॉकी सरफेस हो, चट्टाने हो, पत्थर यानी कि जमीन में जड़े हुए हो, दफन हो, प्लस अनइवन हो यानी कि बैलेंस नहीं हो, खुरखुरी हो, ऊपर नीचे हो, ठीक है ना, और स्टीपी एरिया हो। स्टीप का मतलब ढलान हो। अब ढलान इलाकों में यानी कि ऊंचा है, तो यानी कि बहुत ज्यादा है, तो इसमें आप इतनी आराम से फ्लैट जोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्लैट जोन का मतलब बेटा प्लेन एरियाज, यहाँ पे आपको बहुत कम प्लेन एरियाज मिलेंगे, मिलेंगे मगर बहुत कम। ठीक है बेटा, और इन्हीं को हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, एक है ईस्टर्न नॉर्दर्न और नॉर्दर्न माउंटेन्स, एक है नॉर्दर्न वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स। तो 2 हिस्सों में हमने बांटा हुआ है इसको, 2 हिस्सों में हमने बांटा हुआ है। वो किस तरह अभी हम लोग देख लेंगे। ये इलाके चेंज हो रहे हैं, इलाके चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको इतने में बांटा हुआ है। ठीक है बेटा, ठीक डिवाइड किया हुआ है। अब आपने अगर नोट कर लिया हो कि हाँ, इसके हिसाब से अगर हम लोग नोट करें तो माउंटेन एरियाज में आपका एक सवाल आता है कि सर, बच्चों की तरफ से ये आता है कि सर फिर ये हिल्स क्या होती हैं और पीक्स क्या होती हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि हम लोग लिखते तो पहाड़ी तीनों को ही हैं, लेकिन असल में इनमें डिफरेंस होता है बेटा। अगर आपने अगर नोट कराओ कि माउंटेन्स जो होते हैं, देखो बेटा, असल जो माउंटेन्स होते हैं वो ये होते हैं, आपने देख लिया होगा, ये माउंटेन्स होते हैं जहां पे आपको इतने पॉइंट्स मिल रहे हैं, ढलाने मिल रही हैं, अनइवन सरफेस नहीं है। जबकि यहाँ पे ढलाने, लेकिन आप देखो पीक बहुत कम है, पॉइंट बहुत कम है, तो ये क्या हो जाती है, पीक्स। माउंटेन्स ये भी हैं लेकिन ये पीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है, एक स्टैंड पॉइंट आ रहा है और एक पॉइंट आ रहा है या 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। जबकि हिल्स में आपके पास ढलान तो होती है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लैट जोन आता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फ्लैट जोन आता है। उस फ्लैट जोन को हम लोग अगर मजीद पॉलिश करें या सफाई करें तो वहां पे हम लोग आराम से क्या बना लेते हैं, घर या कोई भी रिजॉर्ट बना लेते हैं, तो वो हिल्स होता है। जैसे आपके दिमागों में आना शुरू होगा, जैसे कराची में एक जगह है बहुत मशहूर, जहां आप नाजमाबाद में बैठे हुए हो, तो उसी के इलाकों में बोर्ड ऑफिस आता है, बोर्ड ऑफिस के इलाकों में औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी आती है, जहां पर आपको एक बहुत मशहूर इलाका मिलता है जिसको बोलते हैं कटी पहाड़ी। अब ये कटी पहाड़ी जो है बेटा, ये सुनन हिल्स हैं, ये माउंटेन्स नहीं है। प्लीज इसको माउंटेन्स में लेकर नहीं आ जाना कैसा ये माउंटेन्स हैं, इसको बना लें, नहीं, ये माउंटेन्स बिल्कुल नहीं है। ठीक है बेटा, तो कोशिश करना
ये फ्लैट जोन है, ये हिल्स हैं। अब यही वजह होती है कि हमें पता नहीं होता और हम लोग बातें कर रहे होते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है सब कुछ, तो इसलिए मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो मेजर इलाके हम लोग क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आसानी समझ लेंगे, नीचे से ऊपर जाने में जरा थोड़ी डिफिकल्टी होती है, चलने में भी डिफिकल्टी होती है, चढ़ने में भी डिफिकल्टी होती है, समझ गए होगे ना। तो ऊपर से नीचे आते वक्त जब हम लोग आते हैं तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है और आसानी से समझ जाते हैं। तो हमने अगर नोट करो कि हम लोग हिमालय से होते हुए आएंगे कहाँ, कोस्टल एरिया की तरफ। तो अब आप नोट करोगे माउंटेन से कोस्टल एरिया की तरफ आएंगे तो आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। अब इसी के हिसाब से हम लोग ईस्टर्न, नॉर्दर्न और नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ जब आते हैं तो आपके सामने एक तस्वीर यहाँ पे मैं रखी हुई है बेटा। ये एक तस्वीर हिमालय की है, ये बीच का रोड आ रहा है जिसको हम कराकोरम हाईवे बोलते हैं, ये पूरा रोड जा रहा है बीच का। इसी के दरमियान में आपने देखा होगा पूरे का पूरा कराकोरम हाईवे आया जो गिलगित बल्तिस्तान का, और उसके बिल्कुल वेस्ट की तरफ चले जाए तो हिंदुकुश के पहाड़ियां आपको दिखेंगी, ठीक है ना। और जो ये एक रिवर होता हुआ निकल रहा है ना, ये बीच में से एक रिवर, ये है रिवर इंडस। अब रिवर इंडस सबसे बड़ा है हमारे हिसाब से, हिमालयन के हिसाब से, तो ये एक बहुत बड़ी बात आती है। और मैंने आपको हिस्ट्री में थोड़ा बहुत समझाया था कि देख लो ना गंगा और जमुना का कॉन्सेप्ट, और ये हिमालयन रीजन, और ये जो पाकिस्तान का जो हेड दिखाया गया है ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर का है। अब जम्मू कश्मीर से होता हुआ ये रिवर इंडस आ रहा है। जितना बड़ा रिवर इंडस है उतना ही बड़ा, सॉरी, जितना बड़ा हिमालयन रीजन है उतना ही बड़ा रिवर इंडस भी है। अब वो किस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हमने कहा नेक्स्ट स्लाइड में अगर आपने थोड़ा भी नोट कर लिया कि हिमालयन रीजन पाकिस्तान के हिसाब से एंटर होता है जम्मू एंड कश्मीर से, लेकिन इसके साथ जो मुंसलिक ममालिक हैं वो कितने हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान और चाइना, यानी कि 5 ममालिक इससे मुंसलिक हैं। और ये जो आपको पूरा जो एक बड़ा सा रिवर जाते हुए दिख रहा है पाकिस्तान में आता हुआ, ये पूरा कौन सा है, रिवर इंडस की टोटल लंबाई 1736 मीटर है। तो आप अंदाजा लगाओ कितना बड़ा है। और प्लस हिमालयन रीजन खुद कितना बड़ा है, 2430 किलोमीटर पर। हमारे यहाँ मशरिक यानी कि ईस्टर्न जोन से एंटर होता है, नॉर्थ से होता हुआ वेस्टर्न की तरफ आता है, ठीक है बेटा। तो हिमालयन रीजन जो हमारे यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज पढ़ रहे हैं, वो कहां से शुरू होगा, कश्मीर से। और कश्मीर का कौन से इलाकों से शुरू होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे हिमालयन जो रेंज होगी पहाड़ों की वो बहुत ज्यादा ऊंची होगी, ऊंची से कम की तरफ आएंगे, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ आएंगे। तो आपने अगर नोट करो पहला हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय का आपने नोट करो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया, लेकिन ये जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है हाजी पीर और पीर पंजल का, ये इलाका आजाद कश्मीर का कहलाता है बेटा। और यहीं से हिमालयन रेंज एंटर होती है। हिमालयन रेंज में पीर पंजल का इलाका आता है कश्मीर का, हम तो आजाद कश्मीर ही बोलेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो तस्वीर में कि आपको ग्लेशियर्स दिख रहे हैं, ये पूरा इलाका हिमालयन का है। और यहाँ पे मैक्सिमम अब तक जो जा चुकी है -21 तक जा चुका है। तो आप अंदर लोगों यहाँ पे बर्फ के दोदे मिलते हैं आपको, जो मैंने लिखा भी है, ठीक है ना, यानी कि ग्लेशियर्स मिलते हैं। और यहीं से निजाम शुरू होता है पानी का। पाकिस्तान के पानी के 2 जो मेजर दरिया आते हैं, इंडस और झेलम, वो यहीं से निकलते हैं। चनाब उसी से टूटता हुआ दूसरी तरफ से निकलता है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो हमने अगर नोट कर लिया होगा कि ये पूरा कवर्ड होता है थ्रू द एयर। और यहीं पे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी आती है, पीक, जिसको बोलते हैं हम लोग नागा पर्वत, दूसरी बड़ी चोटी। पहली क्योंकि आपको पता है माउंट गुडविन ऑस्टन है, K2 जो हम लोग अभी देखेंगे। तो हमने अगर नोट करो कि यहाँ पे पहाड़ियों की जो मिनिमम लंबाई है वो 6500 मीटर है, 6500 मीटर। और नागा पर्वत की 8126 मीटर, ठीक है बेटा। मोहम्मद अली बिल्कुल सही कहा आपने, K2 है, पहले नंबर पे तो K2 है। अगर मुझे कोई बच्चा यहाँ पर 30 सेकंड दे रहा हूँ, जस्ट 30 सेकंड्स, मुझे सिर्फ इतना बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज अल खलीफा है, ठीक है, उसकी कितनी लंबाई है मीटर्स के हिसाब से, कोई मुझे बता सकता है? मीटर के हिसाब से कितनी लंबाई है दुनिया की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है मीटर्स के हिसाब से? बेटा 1430 मीटर्स नहीं है, 100 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर भी नहीं है। प्लीज कोई बता सकता है? नेट तो सभी का ऑन होगा, चेक ही कर लो, विकीपीडिया में बाकायदा लिखा हुआ आता है। नहीं बेटा 2828 बिल्कुल सही कहा, एहसान लियाकत बिल्कुल सही कहा, 828 मीटर्स। अब अंदाजा लगाओ 828 मीटर्स, अगर इसकी नोक आप रख दो ना, नोक ऊपर से नीचे नोक रख दो, तो इसकी नोक नापी नहीं गई है, ठीक है ना, ऊपर की बिल्डिंग की आखिरी नोक होती है, तो ये 858 मीटर्स बनती है, 858 मीटर्स। तो आप अंदाजा लगाओ इतनी बड़ी बिल्डिंग 828 मीटर्स पर है, ये पहाड़ 8126 मीटर्स पर है। तो आप अंदाजा लगा रहे हो ना कितना ऊंचा है। और इसमें आप देख रहे हो कि ढलान, चट्टाने वगैरह सब कुछ आपको दिख रही होंगी, ओहो कितना। तो आप नोट कर रहे हो कितना ऊंचा पहाड़ है। और ये दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान के, पहले नंबर पर आपको पता K2 है। तो हमने अगर नोट करा होगा कि ये आपको याद रखना पड़ता है और ये रट्टा लगाना ही पड़ेगा, ये MCQs में पूछते हैं, ठीक है बेटा। तो प्लीज अच्छी तरह याद रखना। प्लस सबसे अहम बात,
इसके बाद जो हमारे इलाका आएगा कि हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो लेसर हो जाएंगे। तो लेसर में आएंगे तो आपने नोट करा होगा शिवालिक हिल्स। अभी शिवालिक हिल्स जो आ रहे हैं यहाँ पे थोड़ा फ्लैट जोन है। देखो थोड़ी जगहों पे फ्लैट जोन आएंगे, ज्यादा नहीं होंगे पहाड़ी इलाकों में, थोड़ी जगहों पे आएंगे तो उस पर हम लोग रिजॉर्ट बना लेते हैं। रिजॉर्ट में टूरिज्म बढ़ता है। और हमने नोट करा होगा जो इलाके आते हैं इधर के वो कौन से होते हैं, नथिया गली, अयूबिया और मरी के इलाके आते हैं। और शिवालिक हिल्स का जो मेन इलाका आता है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बड़े माउंटेन्स दिखते हैं उसको बोलते हैं कदरनाथ। अच्छा, एक कदरनाथ कहलाता है। पहले बच्चे ने सवाल किया, मुझे समझ में नहीं आया। तो कदरनाथ कहलाता है बेटा क्यू से, ये के से लिख दिया है, क्यू से आता है ये कदरनाथ। और आपने देखा हो शिवालिक हिल्स हैं ये। अब ये नीचे का हिस्सा है, इसके नीचे का हिस्सा ये आया और इसके बिल्कुल सामने का हिस्सा कुछ ये दिखता है। अब इसी के नीचे, इन दो पहाड़ों के नीचे का आप हिस्सा देखो तो फिर ये दिखेगा, ये आपको सामने दिखा होगा शिवालिक हिल्स का। और इसमें से एक ही रिवर इंडस निकल रहा है। अब रिवर इंडस यहाँ पर जो पहाड़ों की लंबाई ऊपर से नीचे की तरफ आई जाए तो 4600 मीटर से लेके 1800 मीटर तक होती है। अब आपने नोट कर लिया होगा लेसर होगा। अब हम लोग सब पे आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, पाकिस्तान के बीच के एंटर में आ जाएंगे। जब मेंटर आएंगे तो उसमें सब हिमालय में अगर आप नोट करो तो रिवर इंडस आपको साफ दिखेगा, ये रहा, ठीक है बेटा। और हम लोग वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, तो ये हमें पता चल रहा है। शिवालिक हिल्स का मेन ग्राउंड आपके सामने दिखेगा और यहाँ पे जो पहाड़ों की छोटी छोटी लंबाई होगी वो कितनी होगी, 1000 से 300 मीटर। 1800 मीटर से मजीद नीचे आ जाएंगे तो 1000 और फिर उससे नीचे आएंगे तो 300 मीटर। प्लीज इसको अच्छी तरह रट्टा लगाना क्योंकि ये आपको लिखना है लाजमी। और ये चीजें पूछते हैं बेटा, इससे ज्यादा नहीं पूछते। और पता है यहाँ पे जंगलात का निजाम केपीके में और गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा अहम आता है जिसमें 15.7% आता है। तो पूरे पाकिस्तान में 4.7% जंगलात हैं। तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा मेजर इलाके यही आते हैं और यहीं पे आपको जंगलात मिलते हैं। और आपने अगर नोट करा होगा कि यहाँ पर आप इतनी आराम से घर नहीं बना सकते, ठीक है। अब इसके बाद जो इलाका आएगा वो आएगा कराकरम का। देखो पहला था जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया का इलाका। अब कराकरम के साथ कौन सा आ गया, चाइना। कराकरम का जो पूरा रूट आता है पाकिस्तान का वो चाइना के साथ टच होता है। और आपने अगर नोट करा होगा जो हमारा एरिया आता है पाकिस्तान का, जो एरिया आता है वो कौन सा आता है, गिलगित बल्तिस्तान का। अब गिलगित बल्तिस्तान इसके साथ अटैच होता है। अब चाइना में, और आपने अगर नोट कर लिया हो कि चाइना की अगर और गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों को देखा जाए तो वो कुछ ऐसी हैं, पीक्स नुमा, देख रहे हो ना, ये पीक निकली हुई है और ये चट्टाने और धसे में। तो यहाँ पर आप इतनी आराम से अगेन क्या नहीं बना सकते, घर। तो यही वो चीजें होती हैं कि जहां पे हमें पता होना चाहिए। और इसी के हिसाब से अगर देखा जाए कि कराकरम में सबसे पाकिस्तान की और दुनिया की सबसे बड़ी चोटी आती है, इसको हम बोलते हैं माउंट गुडविन ऑस्टन, लेकिन असल में इसको हम K2 कहते हैं। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 8611 मीटर्स। देखो बेटा K2 ये पूरी एक लाइन आती है किंग जूम से, सर ठीक है ना। तो अब आप नोट करो, नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं हूँ, जो इटालियन बंदा खड़ा है K2 पे और ये K2 की पहाड़ी है। तो किंग जूम की एक आवाज आती है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, K2 हम इसको आराम से कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि K1 जो है आपको पता है वो है माउंट एवरेस्ट, तो वो वही एक आती है। और उसके बाद फिर ये K2 है, तो अब आप समझ गए होंगे। तो ये एक बंदा खड़ा है इटालियन, ठीक है ना, इसने एक अब्बूर किया था। ये मैं तस्वीर इसे रखी है कि आपको समझा सकूं बेटा कि कितनी ऊंची कितनी है। आपका बैकग्राउंड देख रहे हो, इस तस्वीर का बैकग्राउंड देखो जहाँ पे बंदा खड़ा है, तो आप नोट करोगे कि ये ऊंची पहाड़ पे खड़ा है, गिरा तो अल्लाह ही रहम करे, फिर तो कुछ मिलेगा भी नहीं। तो आपने नोट करा होगा कि कितना कितनी ऊंची चोटी है ये। अब ये इतनी ऊंची चोटी है, और प्लस सबसे अहम बात कि नासा ने ये भी बोला था कि 20,000 मीटर से अगर थोड़ी और ऊंची होती तो हम लोग कायनात पर होते हैं, स्पेस में होते हैं। तो आप अंदाजा लगा रहे होगे कि हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, यहाँ पे एक बड़ा निजाम है। और आपने नोट करोगे पीछे के बैकग्राउंड में आपको एक रोड दिख रहा है, ये रोड जो है ना बेटा, ये कराकरम का रोड है। अब ये कराकरम का रोड है, तो यहीं पे पाकिस्तान और चाइना का जो सबसे अहम जुज निकलता है वो शाहराह कराकरम निकलता है, जिसको हम बोलते हैं शाहराह रेशम, कराकरम हाईवे और सिल्क रूट। पहला जो तजारत शुरू हुई थी चाइना के साथ वो रेशम पर ही हुई थी, और ये सच बात है। अब मैंने ये तस्वीर क्यों रखी है, क्योंकि ये है आपका पूरा चाइना का रीजन और ये है पूरा पाकिस्तान का रीजन। और ये बीच का जो रोड आ रहा है ये पूरे का पूरा जो यहाँ से निकलता है पीछे का हिमालय का रीजन का जो आता है कराकरम का, गिलगित बल्तिस्तान का, वो ये कराकरम हाईवे कहलाता है। अब ये कराकरम हाईवे पास आता है और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और इस पर टैबलेट भी रखी हुई है बेटा बाकायदा। आपने अगर नोट कर लिया होगा कि अगर पाकिस्तान से चाइना की तरफ जाए, पाकिस्तान लीड्स टू चाइना तो कराकरम के थ्रू आएगा, और चाइना से होता है पाकिस्तान में कम्स टू आएगा तो वो कौन सा आएगा, पाकिस्तान। चाइना से शरह क्रम से होता हुआ पाकिस्तान में आएगा, और पाकिस्तान से जाता हुआ शरह क्रम से कहाँ जाएगा, चाइना। प्लीज अच्छी तरह करना, ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। और ये आजाद कश्मीर से होता हुआ टच होते हुए निकलता है। तो आपने अगर नोट कर लिया हो कि हाँ कुछ ना कुछ तो है ना, वही सी पैक का मसला वो तो यहीं पे ही है, ठीक है बेटा। प्लस सबसे अहम बात, इसके बाद सबसे अहम आते हैं हिंदू कश। देखो इससे पहले चाइना, उससे पहले इंडिया, जम्मू कश्मीर, और अब जो हमारा बॉर्डर टच होगा केपीके के साथ वो होगा अफगानिस्तान का। ये ड्राईलैंड्स कहलाते हैं। अब ये कुदरती अमल है, कुछ यहाँ पे पहाड़ी इलाके बिल्कुल ड्राईलैंड्स हैं, जबकि कुछ इलाके यहाँ पे स्नो के हैं, यानी कि बर्फानी भी हैं। और आपने अगर नोट कर लिया होगा कि अब केपीके में आ गए, पहले हम लोग कहाँ थे, जम्मू कश्मीर में, दूसरी जगह आते हैं गिलगित बल्तिस्तान, और अब आ गए हम केपीके। तो हम लोग ईस्ट से होते हुए पूरा वेस्ट की तरफ आ गए। अब वेस्ट में अगर आपने नोट कराओ
यहाँ पे पाकिस्तान की तीसरी बड़ी चोटी आती है, पहले नंबर पे K2, दूसरे नंबर पे नगा पर्वत, तीसरे नंबर पे तिरछमीर, 7,690 मीटर। ठीक है बेटा, और ये थ्रू आउट दी 3 to 4 मंथ्स कवर रहती है बर्फ में। अब यहाँ पर क्यों होती है? ऊंचाई की वजह से। और बाकी क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे ड्राई लैंड है, हवाओं का जोर ज्यादा है, ब्रीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वहां पर इतनी स्नो नहीं मिलती। सिंपल सी बात। अब आ जाते हैं हम लोग कहां पर? वेस्टर्न माउंटेन्स एरियाज में। अब क्योंकि हम लोग बिल्कुल वेस्टर्न की तरफ शिफ्ट हो गए, तो हम केपीके के अंदर आ गए। जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ केपीके में आएंगे, तो पहला कौन सा इलाका टच होगा? सवात का। अब ये जो रिवर आ रहा है बेटा, ये रिवर इंडस्ट्री है। अब जिस इलाकों में जाएगा वो नहर बन जाएगी, हमने यहाँ रिवर ही लिखना है, दरिया ही लिखना है। तो हमने अगर नोट कराओ कि हाँ यहाँ पर ये जो बात आ जाती है कि सवात रिवर हो गया। अब इसी तरह नीचे, इससे नीचे जाएंगे तो फिर आ जाएगा कुन्हर। अब वहां से लेगोती, अब ये वहां से नीचे जाएगा तो चित्राल आएगा, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा रहे, तो इसलिए मैं ऊपर से नीचे ला रहा हूँ, सवात, कुन्हर और चित्राल। उसी में एक लोरी पास आता है जो इसको अटैच करता है। लोरी पास का आपने देख लिया होगा कि रिंग्स आपको दिख रहे होंगे पहाड़ी की तरफ, ओहो क्या जबरदस्त बने हुए। ये पूरा रिंग है, ये पूरा रिंग है। आपने देखा होगा ट्रक जा रहा है, यहाँ पे कोई ग्रिल नहीं है, क्योंकि ग्रिल अगर होगी तो ये मुड़ नहीं पाएगा, और यहाँ से एक गाड़ी, 2-3 गाड़ियां गुजर रही होती हैं, तो बड़े सोच समझ के आराम से पास करवाना होता है। अगर ज्यादा तेजी दिखाए तो नीचे खाई में फिर मिलता भी नहीं है बंदा। तो अब आप समझ गए होंगे ना, तो ये वजह है कि आपको दिखाना लाजमी है। तो ये वो इलाके हैं। प्लस सबसे अहम बात, इसके बाद जो आते हैं वो कोई सफेद का इलाका आते हैं। अच्छा, कोई सफेद का इलाका, यहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फानी आपको मिल जाती है, बर्फानी मिल जाती है इलाके थोड़ी बहुत ठंड की वजह से, वरना यहाँ पे सबसे एक मेजर पास आता है, दैट इज नोन एज खैबर पास। अच्छा, खैबर पास केपीके को अफगानिस्तान के साथ पूरा जोड़ता है। प्लस सबसे अहम बात, यहीं पे जो नहर जा रही है, जो नहर का निजाम चल रहा है बेटा, उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जिस इलाके से नहर गुजरती है, रिवर लेक, यानी कि उसमें लेक है लेकिन रिवर लिखा हुआ है, मैं तो रिवर ही बोल रहा हूँ। तो ये खुर्रम का इलाका आता है, इसके साइड का इलाका, और इसी के इलाके के बिल्कुल वेस्ट की तरफ निकल जाओ, यानी कि खैबर पास से होते हैं बिल्कुल सीधा निकल जाओ, तो आपको आएगा काबुल। अब काबुल आएगा तो वहां पे ये नहर शिफ्ट होकर क्या बन जाएगी? काबुल रिवर। और ये पूरा इलाका जो आता है पीछे की तरफ से टोची का आता है, जब मैं आगे चल के अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। और ये जो सामने का कुछ छोटी छोटी तस्वीरें दिख रही है ना बेटा, ये मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया होता है, क्योंकि खैबर पास की तरफ मिलिट्री कंटोनमेंट एरियाज भी होते हैं, तो वहां की आप तस्वीर इतनी आराम से नहीं ले सकते। तो यहाँ पे भी हम तस्वीर नहीं ले पा रहे थे। इसी के बराबर में ये सिल्क अरम पीक आती है, ठीक है ना, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मेन बॉर्डर पर, ये एरिया पे छोटा सा एरिया। तो हमने अगर नोट कर लिया होगा तो इसकी लंबाई कितनी है? 4,761 मीटर, और कम से कम लंबाई यहाँ पर कितनी है? 3,600 मीटर। तो प्लीज अच्छी तरीके से याद रखना, यही एमसीक्यूज में पूछते हैं, थोड़ा रट्टा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले नंबर पर कौन सी आ गई? K2, दूसरे नंबर पर कौन सी आ गई? हाँ, काबुल रिवर, वहां बेटा वर्षा डैम। अभी सबर कर जाओ, मैं अभी बताऊंगा डैम्स के मुताबिक, थोड़ा आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। अगर नोट करा, दूसरे नंबर पर कौन सी है? नागा पर्वत, तीसरे नंबर पर तिरछमी, चौथे नंबर पर सिल्क अरम पीक। तो प्लीज अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। प्लस सबसे अहम बात, इसके बाद जो आएंगे वो कौन से लगाएंगे? साउथ और नॉर्थ वजिस्तान, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अभी साउथ और नॉर्थ का चक्कर शुरू हो जाएगा। तो अब आप अगर नोट कराओ कि यहीं पे जो पास आता है, जो फ्लैट जोन एरिया आता है, अब इसकी ये एक पास आता है, इसको बोलते हैं गोमल पास। अब ये गोमल का इलाका, तो गोमल, और उस तरफ अगर नीचे की तरफ आएंगे तो बोलान आएगा, तो अब इसके बाद बोलान आएगा, बोलान पास आएगा, जो तख्त सुलेमान की पूरी रेंज आएगी। तो आपने अगर नोट कराओ कि इस रेंज को हम क्या बोलते हैं? वजिस्तान हिल्स, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट जोन्स हैं। प्लस यही इसी पास को नीचे की तरफ, साइड से नीचे की तरफ देखोगे तो कुछ ऐसे मनाजिर दिखेंगे दिल दहलाने वाले, ठीक है ना। क्योंकि नीचे की तरफ पहाड़ इतनी ऊंचाई पर हैं, तो गिरे तो गए, तो गोमल रिवर, क्योंकि गोमल पास है तो उसका नीचे का हिस्सा आएगा गोमल रिवर। और यही हिस्सा अगर हम लोग सामने की तरफ से देखें आते वक्त, तो क्या कहलाएगा? टोची पास। अब टोची पास और ये जो पूरा इलाका है, अब ये खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सिविल वॉर हुई थी, मिसमार हो गई, चीजें बनाया नहीं दोबारा, तो वो एक अलग ही किस्सा है। लेकिन आपकी बुक क्योंकि पुरानी है तो बेटा इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अब ये इस तस्वीर को याद रखना, जहां पे आपका ये पास बना हुआ है, जो दो आपको ये टीले दिख रहे हैं ना, इनको याद रखना, क्योंकि इसके सामने का हिस्सा जब मैं मनाजिर दिखाऊंगा तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से बलूचिस्तान की तरफ जब आएंगे तो कौन सा इलाका आएगा? बोलान का। अब बोलान का इलाका आएगा तो जाहिर सी बात है ये वो पास है, देखो बोलान पास। ऊपर की तरफ जाएंगे तो बोलान पहले आएगा बलूचिस्तान से होते हुए, फिर आएगा गोमल, लेकिन हम लोग ऊपर से नीचे आए तो पहले गोमल आया फिर बोलान आया। तो बोलान का ये हिस्से के साइड पे, अगर राइट पे आप देखोगे तो ये रिवर जा रहा है, वही आ रहा है ना, खुर्रम रिवर, तो ये उसका एक लेक निकल गई, तो बोलान रिवर। और ये आपको दिख रहे होंगे पहाड़। अब इसी बोलान पास के बिल्कुल साइड पर बड़ी बड़ी चोटियां शुरू होंगी, जिसमें आपको एक चोटी दिखेगी तख्त सुलेमान, ये रही तख्त सुलेमान, और इसको हम क्या बोलते हैं? सुलेमान रेंज। अब ये हमारी चोटी आ गई 5वीं। अब मैं अगर नोट कराओ, ये ऊंची पीक है, इसकी 3,487 यानी 3,487 मीटर्स पर है। ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं, प्लीज बेटा इसको अच्छी तरह रट्टा लगाना, ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन सी रेंज पर कौन सा
पहाड़ और या यानी कि चोटी आ रही है, ठीक है बेटा, प्लीज अच्छी तरह रखना, ये एमसीक्यूज में ज्यादा सवाल करते हैं अगर आप देखना चाहो तो। प्लस इसके बाद क्योंकि हम लोग तोबा कक्कर के इलाकों में आ जाएंगे, ड्राई लैंड हो जाएंगे, अब नीचे आ गए बोलान से, तो हमने देखा होगा काला सैफुल्ला आएगा, मुस्लिम बाग पुशन। अच्छा मुस्लिम बाग मेरा इलाका है जहाँ पे मेरी रिहाइश पजीर है, तो वही वजह आती है। फिर चमन बॉर्डर आपको पता है कि यहाँ से सारा स्मगल माल आता है ईरान और अफगानिस्तान से होता हुआ, तो वो एक अलग ही मसला है, ठीक है ना। तो असल जो बात आती है वो क्या आती है, ये पूरा इलाका तोबा कक्कर का है, ठीक है, तोबा कक्कर का पूरा इलाका रेंज आती है, ड्राई लैंड्स होते हैं बेटा। अच्छा मैंने एक तस्वीर नीचे रखी हुई है ये वाली, लेकिन इसमें आपको दो आपको पठार दिख रहे हैं, ये प्लेटूज हैं बेटा, ये सामने के प्लेटूज हम लोग भी अगले चीज में डिस्कस करेंगे कि क्वेटा का इलाका है, नीचे की तरफ ऊपर आ रही है, नहर जा रही है। ये जो पीछे छोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये अफगानिस्तान का इलाका है और यही तोबा कक्कर रेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा थोड़ा तनाजात है, तो इसलिए मैंने पूरी तस्वीरें रखी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी चीजें मैंने आपको बताने के लिए एक नेट से उठा के रख दी है ये चीजें, क्योंकि आपको पता हो कि यहाँ पे इतनी आराम से आप तस्वीरें ले नहीं सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारी बातें वो एक अलग ही किस्सा है, तो उसको हम नहीं देखेंगे, लेकिन आपको समझ में आता होगी कि ड्राई लैंड से यहाँ पे ब्रीज बहुत ज्यादा है, हवा की झोंके बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ प्लेटूज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इतनी स्नो नहीं दिखती। प्लस ड्राई लैंड हैं, गर्म इलाके हैं। इसके बाद जो इलाके आएंगे वो कौन से आएंगे, किरथर रेंज। कैसा किरथर रेंज, आपने अगर नोट कराओ कि ये सिंध और बलूचिस्तान के मकरान कोस्टल एरिया से थोड़ा ऊपर का हिस्सा आता है। अब यहाँ पर हम लोग पूरा वेस्ट में हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो वेस्ट का इलाका है, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो साउथ का इलाका आएगा। एक सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे तो साउथ, नीचे से ऊपर साइड से होते हुए जाएंगे तो फिर क्या आएगा, वेस्ट। तो ये कॉमन सेंस की बात है। और यहाँ पर जो मेन इलाका टच होता है सिब्बी और जैकाबाद के बाद, सिब्बी बलूचिस्तान का, जैकाबाद सिंध का है, तो जहां पे हम लोग एंटर होते हैं अपने इलाके की तरफ से कराची में, वो कौन सा इलाका आता है, हब का। तो यहीं से जो रिवर इंडस की लेक होते हुए ड्रॉप होते हुए कराची में गिरती है, तो उस इलाके को हम क्या बोलते हैं, हब। फिर हब के बाद होते हुए कहां से आती है, लियारी नदी से होते हुए। अच्छा लियारी नदी अगर आपको मिसाल दूं बहुत आसान सी, कि अगर आपका मोती महल की तरफ से जाना हुआ हो, जहाँ पे इम्तियाज बना हुआ है, आह क्या स्मेल आती है जबरदस्त, जब क्रॉस करते हैं तो वहां पे एक ब्रिज आता है, यहीं से बेटा पहले रिवर इंडस गिरता था, कहाँ से, कराची से, ठीक है बेटा। अब उसको केंचर झील की तरफ कर दिया गया, कल्ली झील की तरफ, वो एक अलग ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे नदी बनानी थी, गटर लाइन, तो वो आप समझ गए होगे, तो वहां से आपको गटर की बड़ी जबरदस्त स्मेल आती है, तो ये वो रीजन है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि कराची पहले ही डेल्टा रीजन था, वो इसलिए क्योंकि यहीं से लियारी नदी से होता हुआ वो पानी दरिया का कहाँ गिरता था, समंदर में, और जहां से दरिया का पानी समंदर की जगह पे यानी कि समंदर में जाके गिरे, उस जगह को हम बोलते हैं क्या, डेल्टा रीजन। तो प्लीज अच्छी तरह याद रखना, ठीक है बेटा। तो ये वो चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए बीइंग एज अ माउंटेन रीजन, क्योंकि हम लोग पता है कि हाँ ये हमसे पूछते हैं, ज्यादा एमसीक्यूज में पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। प्लस हाँ बेटा एक्सप्रेस वे वाला, हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, जो गुलबर्ग से होता हुआ आ रहा होता, ओहो क्या स्मेल आ रही होती है, उफ, जबरदस्त तरीके से। तो वो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वो खुद ही जाके एक्सपीरियंस करो, कभी अगर गुड क्रॉस करोगे तो पता चलेगा, ऐसी जबरदस्त स्मेल आती है कि उफ, नाक में बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये हो गया माउंटेन रेंज। अब आ जाएगा कौन सा, प्लेटूज। अच्छा सतह मुर्तफा पठार के इलाके, अगर आपने नोट कराओ कि प्लेटूज वो होते हैं, वो इलाके होते हैं बेटा कि जो ग्राउंड लेवल से थोड़े ऊंचे हों, फ्लैट जोन होते हैं लेकिन थोड़े ऊंचे होते हैं, जैसे 1000, 1200, 900 मीटर तक ऊंचे होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप घर तो बना सकते हो, लेकिन हवा के झोंके बड़े तेज होते हैं, विंड एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा तेज होती है, तो इसलिए कोयटा से होते हुए जो पाकिस्तान में सिंध में होते हुए कराची से हवाएं गुजरती हैं ठंड के दौरान, वो यहीं से आती हैं, ठीक है ना, विंड जोन बहुत ज्यादा है। तो आपने अगर नोट करा होगा कि दो इलाकों में तकसीम है, जिसको हम बोलते हैं पोटवार प्लेटू यानी कि सॉल्ट रेंज, और बलूचिस्तान प्लेटू सतह मुर्तफा, ठीक है बेटा। अगर आपने नोट करा ये दो रेंजेस पर हैं, तो हम लोग पहला डिस्कस करेंगे पोटवार प्लेटू। अच्छा पोटवार प्लेटू अगर आप नोट करो, तो अगर आप पाकिस्तान को लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखो कैसा बॉडी, या आपको दिख रहा होगा एक टांग, एक धुम, एक जिस्म, एक मुंह, तो अगर आप देखो तो लिविंग बॉडी में ये जो दरमियाना हिस्सा आ रहा है, ये एक लिहाज से हार्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो तीसरा नाम क्या होगा, हार्ट ऑफ पाकिस्तान। पहला पोटवार, दूसरा सॉल्ट रेंज, और तीसरा हार्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा हार्ट ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से ये जो बीच का इलाका आ रहा है, ये झेलम से टकरा रहा है। अब झेलम से ये टकरा रहा है, तो झेलम और रिवर इंडस का मेन इलाका आ रहा है, और ये सॉल्ट रेंज इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे खेवड़ा की माइंस टच होती हैं। अब खेवड़ा आपको पता है रॉक सॉल्ट में पाकिस्तान पहले नंबर पर था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर हो गया, ठीक है ना। पहले नंबर पर पाकिस्तान और दूसरे नंबर ब्राजील की एक कान मिल गई है जो बहुत बड़ी है, तो वो एक अलग ही मसला है। आपकी बुक चेंज हो रही है तो वो एक अलग ही बात है, लेकिन विकीपीडिया और दुनिया के हिसाब से अब दूसरे नंबर पर हम लोग आ गए। तो ये एक हो गया, और ये जो वैलीज यहाँ पे टच होती हैं,
यहाँ पे जो जगह टच होती है वो सवान की टच होती है। और ये जो आपको लेक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, सवान लेवर की, ये सवान रिवर है। सुनो, ये रिवर नहीं है, लेक है बेटा। ये लेक होती है, हमने रिवर रखा हुआ है, वो एक अलग ही है किस्सा, वो मैं भी आपसे आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो आपने अगर नोट करा होगा, ये पूरी लेक है और ये सॉल्टिश लेक है। अब सॉल्टिश का मतलब समझोगे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत नमक भी है बिकॉज ऑफ खेवड़ा की माइंस। और इसको हम हार्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे मिनरल ऑयल निकलता है। सॉल्ट तो मिलते ही जिप्सम, कोल वगैरह, लेकिन असल जो 15% ऑयल निकलता है, जो क्रूड ऑयल निकलता है हकीकत में, वो यहीं से निकलता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम इसको हार्ट ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं। मिनरल्स भी हैं, ऑयल भी है, ठीक है। और आपने देख लिया होगा खेवड़ा की माइंस। इसके बाद सबसे अहम जो आता हुआ था बलूचिस्तान प्लेटू। अब बलूचिस्तान प्लेटूज अगर आप नोट करो तो सिर्फ और सिर्फ तोबा कक्कर, चगाई और तख्ते सुलेमान, ये पूरे ऊपर के इलाकों को थोड़ा छोड़कर जहां पे पहाड़ी इलाके आते हैं, और किरथर रेंज बीच का जो थोड़ा बहुत इलाका आता है मकरंग कोस्टल से पहले, ठीक है बेटा, जो सिंध के साथ अटैच होता है यहाँ पे, ठीक है, ये हिस्सा, इनको छोड़कर बाकी पूरे बलूचिस्तान में आपको प्लेटूज मिलेंगे। कहीं ना कहीं 100 मीटर, 200 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर, कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। और यहीं पे झुग्गियां बनाई हुई है लोगों ने, घर भी बनाए हुए हैं, झुग्गियां बनाई हुई हैं वगैरह वगैरह। तो आपने अगर नोट करा होगा कि हाँ, ये वो इलाके होते हैं जो पूरा बलूचिस्तान प्लेटू से घिरा हुआ है, और यहीं पे विंड प्रेशर बहुत तेज होता है। और यहाँ पे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सॉल्टिश लेक मिलती है, जो हम लोग अरब को एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, जो हमें पता नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम आती है, खासतौर पे रोड्स पे, वो हम लोग नहीं बनाते, वो एक अलग ही चक्कर है। तो उसको हम क्या कहते हैं? हामुन मुश्किल लेक। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है बेटा, लेकिन पता नहीं लोगों को, तो मैं क्या करूँगा। तो ये है, ये हकीकत में है। और ये लेक है, देखो यहाँ पे मैंने लेक ही लिखा है क्योंकि ये नहर ही है। ये पता नहीं क्यों हम लोग रिवर 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 कर रहे हैं, तो ये एक अलग ही मसला है, ठीक है बेटा। तो ये हो गए बलूचिस्तान प्लेटूज, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएंगे हम लोग कहाँ? प्लेन्स एरियाज में। अब प्लेन एरियाज आपको पता है वो होते हैं कि जहाँ इवन सरफेस होती है, हिल्स नहीं होते, माउंटेन्स नहीं होते ज्यादा, ठीक है ना बेटा। पानी का निजाम होता है, जो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? फार्मिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और ये दो इलाके आते हैं पाकिस्तान के हिसाब से, एक अपर इंडस और एक लोअर इंडस। अपर इंडस बलाई मैदानी इलाके और लोअर इंडस निचले मैदानी इलाके, ठीक है बेटा। अब इसको आसान तरीके से आप किस तरह लिखोगे? बहुत आसान तरीके से, देखो बेटा समझना। पंजाब और सिंध तो हैं, ये तो हमें पता है, 9 में बता दिया गया था, पंजाब और सिंध के इलाके हैं, ठीक है ना। अब पंजाब में अगर आप नोट करो कि जहां 5 दरियों का निसाब चल रहा है, जिस जगह वो मिलते हैं, जगह मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं पंचनद। पंच, 5, नद मीन्स मिलाप, ठीक है ना। तो टुगेदर, ईच मर्जिंग ऑफ 5 रिवर्स, दैट इज नोन एज पंचनद। और उस पंचनद की इलाके को जो एरिया होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मथनकोट। अब मथनकोट का पूरा ऊपर का हिस्सा, पंजाब का ये पूरा ऊपर का फ्लड जोन एरिया जो आता है, फ्लड जोन, इसको हम अपर इंडस बोलते हैं आसान लफ्जों में। और ये सारा आपाशी का निजाम होता है, बिकॉज दुनिया का सबसे बड़ा कनाल सिस्टम भी पाकिस्तान में ही है, नहरों का निजाम। तब नहरों का निजाम बहुत ज्यादा है, आपाशी का निजाम बहुत ज्यादा है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसी की वजह से फिर आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? ज़राअत का निज़ाम, एग्रीकल्चर, और हमारी ज़मीन भी जरखेज़ रहती है एक तरीके से, लेकिन ज़्यादा पानी नुकसानदेह भी होता है सेम थोर के हिसाब से, सॉइल ओरिजिन जिसको हम कहते हैं। तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 में बेटा। लेकिन अगर आपने नोट करा होगा कि हाँ, ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें पता होनी चाहिए। ये हो गया अपर इंडस। अब ये जो दो दरियाओं के बीच का निज़ाम आता है बेटा, हमेशा याद रखना, दो दरियाओं का जो बीच का निज़ाम आता है, इसको हम बोलते हैं दो आप। यानी कि दो दरियाओं के बीच की ज़मीन जहां पर हम लोग अपनी खेती बाड़ी कर सकें या आपाशी का निजाम कर सकें, तो उसको बोलते हैं दो आप। दो मीन्स दो, आप मीन्स पानी। तो दो आप के दरमियान का हिस्सा, तो आपने देखा होगा कि ये 5 आते हैं, बसत दोआ, बारी, रचना, छाछ और संसागर। झेलम और इंडस के बीच के जो जमीन आती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंध सागर, बिकॉज दरिया सिंध से रिगार्डिंग है, ठीक है बेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी मेजर लोकेलिटी की तरफ, मुल्तान, भावलपुर, ये पूरा इलाका जो मेजर लोकेलिटी आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेरा जट का इलाका। अब ये क्या है क्या नहीं है, इंशाल्लाह कल्चर में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो आपने अगर नोट करा होगा, यहीं पर थर का इलाका। अब इसके नीचे के इलाके में जाएंगे, लाइस प्लेन्स, नीचे की तरफ जाएंगे तो कौन से इलाके शुरू होंगे? थर के इलाके। और आपने वहां देखोगे वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन असल वेजिटेशन आपको ज्यादा कहाँ मिलती है? थल के इलाकों में, नॉट के थर के इलाकों में, ठीक है बेटा। तो वो आपको पता होनी चाहिए बात। प्लस अब आपने नोट कर लिया होगा कि जो पंजाब के पंचनद का नीचे का हिस्सा आएगा सिंध का, उसको हम लोअर इंडस बोलेंगे। और जो दरिया सिंध का पानी जाकर जिस इलाकों से समंदर, बहरे अरब, अरेबियन सी में गिरेगा, उसको हम रीजन को क्या बोलेंगे? डेल्टा रीजन। ये एक आसान सी बात है, प्लीज इसको अच्छी तरह याद रखना। यही चीजें एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें होती हैं ज्योग्राफी की, आपको पता होनी चाहिए पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका प्लेन एरियाज। इसके बाद जो सबसे अहम आती है वो क्या आती है आपके पास?
रेगिस्तान, डेजर्ट्स। अगर आपने अगर नोट कराओ रेगिस्तानी इलाके उसूलन पाकिस्तान के हिसाब से 4 हैं। अच्छा, कारहान और नारा पारकर, नारा जिसको हम बोलते हैं, वो बलूचिस्तान के हिस्से में। लेकिन हम लोग कहां से शुरू करेंगे? सिंध से। सिंध का सबसे बड़ा आता है थर का इलाका, ठीक है बेटा। थर का इलाका सबसे बड़ा है। सिंध का मेजर डेवलपमेंट हो चुकी है, जो राजस्थान से पहले हम लोग आते, देखो देखा ना, थर ग्रेटर डेजर्ट, ये देखो लिखा हुआ है। तो ये थर का इलाका आता है और हमारे पास थर सबसे बड़ा है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इसलिए हमें महसूस नहीं होता कि हम रेगिस्तान में अब। लेकिन उस समय ये रेगिस्तानी इलाके ही कहलाते हैं ज्यादातर, जो सक्का लड़काना वगैरह के इलाके आते हैं, गोट की थर पार करके, ये सारे इलाके ज्यादातर किसके हैं? डेजर्ट के हैं, ठीक है बेटा। और यहीं से अगर आप देखो तो दूसरा जो आता है चोलिस्तान और पंजाब के इलाकों में आता है, जो भावलपुर और मुल्तान का नीचे का इलाका आता है, और उसी के मिड के इलाकों में आता है थल का इलाका। अच्छा, थल में आपको देख रहे होगा वाटर सिस्टम बहुत ज्यादा है, वेजिटेशन बहुत ज्यादा है। रीजन, यहाँ पे आपको जो रेत की मिट्टी मिलती है वो दलदली मिलती है, बहुत पतली मिलती है। जबकि सबसे ज्यादा कड़क हार्डेस्ट जो होती है, ड्राई बहुत ज्यादा हार्ड मिलती है, वो कहाँ की मिलती है? बलूचिस्तान की, करहान के इलाकों की मिलती है, वो ये इलाका है बेटा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे ड्राई लैंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे नहर नहीं है, यहाँ पे दरिया नहीं है, तो ये वजह है। और अंडरग्राउंड में आपको पता है थल में आपको बकायदा कुएं भी मिलते हैं, ट्यूबवेल्स जिसको हम कहते हैं। कुएं, ट्यूबवेल्स तो एक अलग चीज हो गई, ट्यूबवेल्स वो एक अलग निजाम है। लेकिन असल देखा जाए तो ये यहाँ पर आपको कुएं भी मिलते हैं रेगिस्तान के इलाकों में। वेजिटेशन मिलती है, ज्यादातर मीट इस्तेमाल होता है बनस्बत वेजिटेशन, यानी कि वेजिटेबल्स के अलावा, ठीक है बेटा। अच्छा, करहान का इलाका बहुत हॉटेस्ट भी होता है, ड्राई भी है। यहाँ पे ग्रैंड पिक्स भी हो चुकी है 2016 में, एक जनरल शिला से आपको बता रहा हूँ। प्लस यहाँ पे पहले कैमल राइडिंग होती थी, बच्चों को यहाँ पे सवार करके ऊँटों पर दौड़ाया जाता था, बंद हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया तो बंद हो गया। तो ये वो इलाके थे बेटा जहाँ बहुत ज्यादा ड्राई होती है, यहाँ पे रेन का निजाम भी बहुत कम है। जबकि सिंध में और चोलिस्तान और खास तौर पर थल के इलाकों में रेन का निजाम ज्यादा होता है, रेगिस्तानों में बारिश ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। बर्फबारी नहीं होती, बर्फबारी बिल्कुल नहीं होती, पहाड़ी इलाकों पे होती है। तो ये सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, जितने ऊंचे होंगे वहां पे होंगे। अच्छा बेटा, वो बाद में बताऊंगा क्यों बंद हो गया, ठीक है ना, बाद में बताऊंगा। लेकिन आपने अगर नोट कर लिया हो कि ये रेगिस्तानी इलाके, आपके पास 4 मेजर रेगिस्तानी इलाके हैं, तो प्लीज अच्छी तरह याद रखना, ये आपको पता होने चाहिए। नहीं पता होंगे, एमसीक्यूज में आ गया तो मसला हो जाएगा आपके लिए, ठीक है बेटा। प्लस लास्ट कोस्टल एरिया। अच्छा, कोस्टल एरिया के हिसाब से अगर देखो तो वो इलाके जो समंदर के करीब हों, डिस्टेंस पर हूँ 200 मीटर्स की तरफ सी बेड में। 200 का मीटर मतलब होता है बेटा जो आपके किनारे बॉर्डर के एरिया के जो 200 मीटर की लंबाई होती है ना, जहां तक आपके समंदर की हद बंदी होती है, वहां तक के जो इलाके आएंगे वो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है बेटा। अब इस इलाकों में अगर देखा जाए तो 2 मेजर आते हैं, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध के आपका एक ही इलाका आता है कराची, जिसमें आपकी 2 बंदरगाहें हैं, पोर्ट्स हैं, जिसमें बिन कासिम सबसे पुराना पोर्ट है और फिर कराची पोर्ट है। और बलूचिस्तान में आपके 4 इलाके आते हैं, इसमें ओकारा, पसनी, गवादर और जवार आता है। अच्छा, गवादर ये तीसरा सबसे मेजर पोर्ट है, ठीक है बेटा। पहला पोर्ट बिन कासिम, दूसरा कराची पोर्ट और तीसरा गवादर। और यहाँ पर ज्यादातर आपको ब्रीज बहुत ज्यादा मिलेगी, हवा के झोंके बहुत ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, 32 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड पर होता है। प्लस यहाँ पर आपको ड्रेस कोड थिन और थिक मौसम के हिसाब से मिलेगा। वेजिटेशन, वेजिटेबल्स, बका ड्राई फ्रूट्स, वाटरी फ्रूट्स, इवन के सबसे अहम चीज क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ पे आपको बेशतर कभी ठंड मिलेगी कभी गर्मी मिलेगी, यानी कि मॉडरेट रहेगा, ठीक है बेटा। और सबसे अहम बात कि जितने भी रेगिस्तानी इलाके होते हैं, वो बताना भूल गया मैं, कि वहां पे जितनी रात में ठंड होगी उतनी दिन में गर्मी होगी, यानी जितनी ज्यादा दिन में गर्मी है तो उतनी ज्यादा ठंड है। ये नेचुरल फिनोमेना है। अब मैं इसको एक्सप्लेन ज्यादा कर भी नहीं पाता क्योंकि सबका नेचुरल फिनोमेना है कि कैसे होता है। क्योंकि सब मानते हैं कि रेत बहुत ठंडी हो जाती है जल्दी, उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तो ये एक अलग ही किस्सा है, ठीक है बेटा। प्लस नहीं बेटा, कराची रेगिस्तान नहीं, बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ क्यों बंद हो गया ये बताऊंगा। कराची रेगिस्तान नहीं था ये बता दूंगा, ठीक है बेटा। लेकिन अभी सबर करो, क्वेश्चन ये आपको मैं बताऊंगी एक और चीज। अच्छा, यहाँ पर सबसे अहम बात आती है क्लाइमेटिकल कंडीशन में कि यहाँ पे रेन ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता, बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं होता, ठीक है ना। अब दुबई में हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे भी हो जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, इतनी भी क्लाइमेटिकल चेंज नहीं हुई है। तो ये आपको बताना लाजमी था, ठीक है बेटा। अब यहां तक क्योंकि क्लाइमेटिकल कंडीशंस के मुतालिक आपको थोड़ा बहुत पता भी होता है, सब ट्रॉपिकल एरियाज का आपको पता भी है कि माउंटेन्स में कैसे रहते हैं लोग, प्लेन एरियाज में कैसे रहते हैं लोग, प्लेटूज में कैसे रहते हैं लोग, इवन के कोस्टल एरियाज में कैसे रहते हैं, रेगिस्तानी इलाकों, ये आप लिख सकते हो बेटा। बहुत आसान होता है, ड्रेस कोड, फूड वगैरह आप लिख सकते हो, इसमें कोई नहीं है। आपके ऊपर क्या क्या असरात होते हैं ये भी आप लिख सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है ना। इसलिए आपके नोट्स में ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है, इससे मेंशन किया गया कि बच्चे आराम से लिख लेते हैं इस मुकाम पर आकर, ठीक है। अगर अब यहाँ पर आपको कोई चीज हमें नहीं आई तो अब मेरे साथ सवाल करो, क्योंकि हमारे लेक्चर एंड हो रहा है। अच्छा देखो, पहला तो ये बात हो गई थी कि क्यों बंद हो गया बेटा, कैमल राइडिंग इसलिए बंद हो गई क्योंकि खतरनाक हो गया था ना बेटा, बच्चों की हलाकतें हो रही थी इसलिए बंद हो गया।
ये एक बात। अच्छा, दूसरा कराची रेगिस्तान में आता है? नहीं बेटा, ये पहले समंदरी इलाका था, यहाँ तक पूरा समंदर था। बोल्टन मार्केट जो अल्लाह वाली मार्केट आपको दिखती है ना सिविल हॉस्पिटल की, यहाँ तक पहले पानी था। अब लोगों ने इसको कैसे गया, किस तरह से इसको गिराया, इसको नीचे कैसे लेके गए, ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है ना, लेकिन मैं इस पे नहीं आऊंगा। यहां तक पानी था, इस समंदर का यहां तक पानी था। कराची समंदर से नीचे है, ऊपर नहीं है, समंदर से नीचे है, इसलिए यहाँ पे पानी का चढ़ाव इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का करम है। और यहाँ पे बहुत अल्लाह का एहसान है हम पर बेटा कि यहाँ पे जलजले और तूफान आने के बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम, 1% भी नहीं, क्योंकि जमीन से नीचे हैं तो नोक बनाई हुई अल्लाह ने, बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इसलिए आपने देखा कतरीना जब आ रहा था तो सब लोग पहुंच गए थे देखने के लिए कि कतरीना, वो समझे कैटरीना कैफ आ रही है, लेकिन उनको नहीं पता था कि एक आ रहा है, तूफान आ रहा है। तो वो टकरा के साइड पे हो गया, सबने बोला कि नहीं अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, तो इसलिए अल्लाह की हमने सुन ली। लेकिन असल में वो प्लेट्स इतनी ज़बरदस्त अल्लाह ने बनाई हुई हैं कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वो तूफ़ान हमसे टकराया नहीं और वो इंडिया की तरफ रुक कर गया। तो ये एक अच्छी बात है, ये अच्छी बात तो नहीं है, किसी का नुकसान हो गया, अल्लाह ना करे किसी का भी नुकसान हो बेटा, लेकिन हमारे लिए ये बेनिफिट हुआ कि हमें ये पता चल गई बात। दूसरा सबसे अहम बात कर दें सर, क्या कर दिया ना बेटा? अच्छा सर, ये गवादर पर एरोप्लेन क्यों बनाया हुआ है? अच्छा बेटा, जब प्लेन गुजरता हुआ आएगा तो प्लेन तो आएगा ना मन बेटा, वैसी बात है, गवादर में अब पोर्ट बन गया है तो वहां पे कहीं ना कहीं लैंडिंग फील्ड्स भी बन गई होंगी, तो फील्ड प्लेन्स हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते रनवेज। फील्ड प्लेन्स तो बने हुए होंगे, जाहिर सी बात है, इसलिए उसको मैप में रखा हुआ है। बहुत आसान सी बात है, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं थी। अच्छा, कोई और सवाल है तो बेटा प्लीज पूछ लो, कोई और सवाल है पूछ लो, क्योंकि इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल्चर की हिस्ट्री, कल्चर की इंपॉर्टेंस और प्लस जबानें पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? अच्छा, रात में सर्दी और दिन में गर्मी को एक्सप्लेन कर दें बेटा। मैंने अभी बताया ना, ये कुदरती अमल है, फितरती अमल है कि रात में, मुझे इसको कोई आंसर सही तरह नहीं मिला। जैसे मैंने आपसे पूछा ना ओशियन और सी में क्या फर्क है, ये एक आंसर है। ओशियन और सी, ओशियन खुला समंदर होता है, खुला पानी को हम ओशियन बोलते हैं। समंदर जो होता है, सी जो होता है वो ज्यादातर लैंड की तरफ होता है, सी का डेंसिटी लेवल कम होता है जबकि ओशियन का डेंसिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो इसी तरह ये फितरती अमल है, नेचुरल अमल है कि रेगिस्तान की मिट्टी जितनी ज्यादा गर्म होती है उतनी ज्यादा में ठंड होती है, बिकॉज ऑफ विंड। अब मैं से भी बोल सकता हूँ विंड के वजह से, हवा की वजह से ठंडा हो जाता है, तो इसलिए ये हो सकता है बेटा। सर जीडीपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए बगैर मैं पढ़ाएंगे? हाँ हाँ पढ़ाऊंगा बेटा। नहीं, जीडीपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ वो थोड़ी चीजें बता दूंगा, डिफाइन कर दूंगा जीडीपी क्या होती है, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, बस ये बता दूंगा। कोई लॉजिक आंसर नहीं है बेटा, देखो लॉजिकल आंसर यही है ना, विंड, हवा की वजह से। जितनी हवा रात में चलती है उतनी दिन में नहीं चलती, और दिन में अगर चलती है तो चमाटे पड़ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ सूरज, क्योंकि वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं होती, हवा खुली होती है, चमाट पड़ रहे होते हैं, गर्मी के चमाटे। माजर चमाटे अल्फाज गलत कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जब जमीन हवा लगती है गर्म तो ऐसा लग रहा था कि गरम गरम तवा खींच के मार रहा है। कराची में जब गर्मी होती है, जब हम लोग बाइक चला रहे होते हैं, आहा क्या एक सीन होता है वो। अच्छा अल्लाह ही रहम करे। सर 4 माउंटेन्स कौन से थे? अच्छा देखो बेटा, पहला माउंटेन्स जो था मैं आपको बताऊं, पहले नंबर पर पाकिस्तान पर आता है कौन सा, K2 का, माउंट गुडविन ऑस्टन, इसकी लंबाई है 8,611 मीटर। दूसरे नंबर पर आता है नागा पर्वत, जिसकी लंबाई है कितना, 8,126 मीटर। तीसरे नंबर पर आता है त्रिचमीर, ठीक है, जिसकी लंबाई है 7,900 नहीं 7,690 मीटर, ठीक है बेटा। फिर चौथे नंबर पर जो आता है, सबसे अहम पहाड़ जो आता है, जो हम लोग बताते हैं, वो सिल्क अरम होता है, ठीक है ना। सिल्क अरम की चौड़ाई आती है, लेकिन हैरानी की बात है तख्ते सुलेमान को रख दिया है, लेकिन असल में सिल्क अरम है 4,721 मीटर। ये मैंने रट्टा लगाया है, ये मुझे रट्टा लगा हुआ है, मुझे बार 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 पढ़ा पढ़ा के रट्टा लग गया, तो इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा बेटा, थर पार कर, थर पार कर, थर पार कर, याद रखना थर का ही आता है, लेकिन थर ही काफी है, थर पार कर पूरा लिखने की एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में थर पार कर है, मगर वैसे देखा जाए तो पूरे हिसाब से थर ही है। तो थर पार कर, थर या थर पार कर, थर पार कर जगह है इसलिए इसको थर पार कर कह दिया। तो इस तरह नहीं पढ़ो, वही है। ये पूरा टेबल बना हुआ दे सर माउंटेन और उनकी हाइट प्लीज। नहीं बेटा नहीं, नहीं नहीं, ये जो हलवे वाली बात कर रहे हो ना रेयान, हलवे वाली बात कि नहीं टेबल बना दें माउंटेन रेंजेस, नहीं बेटा, ये अब आप खुद बनाओ, रट्टा नहीं लगाओ। मैंने कह दिया रट्टा लगाओ, लेकिन इसको याद करो, खुद बना के याद करोगे आसान हो जाएगा। मैं बना के दूंगा हलवा हो जाएगा, वह प्लेट में बना के दे दिया, ऐसा नहीं। खुद भी कुछ करने की कोशिश करो। रट्टा लगाने का मकसद है उस पर प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा ना, ठीक है, प्रैक्टिस करो याद हो जाएगा। सबियाल साद, अच्छा सर ये हाइट अरम अरम
आराम से दोबारा बता दें प्लीज माउंटेन्स का। अरे बेटा देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, फिर मैं बता दूं, ये वही रेयान वाली बात तुमने कर दी। टेबल बना दो। टेबल कैसे? देखो बेटा पहला जो माउंटेन्स आएगा ना, पहला पीक जो आएगी, पाकिस्तान की पहली पीक वो K2 है, ठीक है। दूसरे नंबर पर त्रिचमीर है, नहीं दूसरे नंबर पर नागा पर्वत है, तीसरे नंबर पर त्रिचमीर है, चौथे नंबर पर सिल्क अरम है, पांचवें नंबर पर अगर देखा जाए मेरे हिसाब से है, मगर मैं नहीं मानता हूँ कि वो है, तख्त सुलेमान नहीं है, लेकिन चलो तख्त सुलेमान ही सही, तो तख्त सुलेमान है, ठीक है बेटा। तो आपने अगर नोट करा होगा कि ये वो सारी होती हैं, लेकिन असल में आपको कुछ ही याद रखनी है, 6 तो याद रखनी है, वो 6 भी अगर याद ना रख पाओ तो फिर तो हो गया, उसके भी टेबल बना के दूं आप को तो हो गया ना सर, हमारी हेल्प कर दे, अल्लाह सवाब अता करेगा। बेटा अभी भी अल्लाह ही सवाब दे रहा है, अभी भी अल्लाह ही अजर दे रहा है, फिक्र नहीं करो, अल्लाह ही अजर दे रहा है बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह तुम लोग बड़े हो गए हो, माशाल्लाह पढ़े लिखे हो। अब तो यार रट्टा लगाना तुम लोग के लिए बाएं हाथ लगा, मुझे पता है लड़के कैसे रट्टा लगाते हैं, मुझे पता है रट्टा कैसे लगाते हैं वो मुझे पता है, ठीक है बेटा। तो कोशिश करो कि इसको अच्छे तरीके से याद करो, उसका खुद टेबल बनाओ, टेबल बनाने के बाद आपको आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा। अच्छा प्लीज 5 मिनट और हैं, 5 मिनट और हैं, पूछ लो सर कोचिंग में क्लास कब होगी? 18 जनवरी के बाद, 18 जनवरी के बाद होगी, जरूर होगी। सर कैसे लगाते हैं रट्टा? भाई एहसान भाई आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो या मुझे जवाब दे रहे हो? पहली बात तो ये है कि ये सवाल नहीं है जवाब है, कैसे रट्टा लगाते हैं क्या मतलब, ये तुम्हें पता नहीं रट्टा कैसे लगाते हैं? भाई लिख के प्रैक्टिस करके रट्टा लगाते हैं, जैसे मैथ्स को हम रट्टा लगा रहे होते हैं, जबकि मैथ्स समझने की चीज है, इसी तरह ये समझने की चीज है, इसको तुम रट्टा लगाओ। समझने की चीज है बेटा, देखो भाई बात को समझना। ज्योग्राफी कोई मुझे बता था ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है? कोई मुझे बता सकता है? सर शफकत महमूद, अब उसको छोड़ो, अगवा हो गया है, छोड़ो, शफकत महमूद अगवा हो गया तो छोड़ो। अच्छा बताओ, स्टडी ऑफ लैंड्स, देखो एसएम वाली गाजी बेटा, देखो स्टडी ऑफ लैंड्स को हम लोग बोलते हैं, लेकिन असल में अगर आप इसकी रिसर्च करोगे ना वेबस्टर डिक्शनरी में और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में, तो आपको बताओ क्या मिलेगा? रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं लैंड्स और उसके सर्वेज को हम लोग रिसर्च करते हैं कि क्यूरियोसिटी बढ़े, कि हमें पता चले कि हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं, हमारी दुनिया कैसी है, कौन सा इलाका किस तरफ है, हमें मिनरल्स कहाँ से मिल सकते हैं, हम किस तरह से अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपना ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्योग्राफी इसलिए पढ़ाते हैं, क्यूरियोसिटी इज द सब्जेक्ट, क्यूरियोसिटी जैसे हिस्ट्री क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, तो कि हम लोग क्या हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हम लोग कहाँ से हैं, इसलिए ज्योग्राफी भी बनाती है। आपको पता है ज्योग्राफी में सबसे अहम चीज बनती है मैप। मैप क्यों बनाते हैं, नक्शा क्यों बनाते हैं? डायरेक्शंस के लिए नहीं, पता हो कि हमारी चीज कहां पर है, दुनिया का कौन सा निजाम कहां पे चल रहा है, किसके पास क्या चीजें, ये सब पता होना चाहिए। हम लोग को तो ये नहीं पता कि हमारे इलाके का रोड का नाम क्या है, वो तो मुझे भी नहीं पता अपने इलाके का रोड का नाम, लेकिन मैंने फिर भी इसको रट्टा लगा लिया, थोड़ा बहुत रट्टा लगा लिए हैं कि हाँ पता है कि कौन कौन से रोड कहाँ पर है। तो आप अंदाजा लगाओ कि इनके भी नाम होते हैं, जैसे जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, कलकत्ता से होता हुआ चलता है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा बनाया था शेरशाह सूरी ने, किसी को पता ही नहीं, सबसे बड़ा ये रोड था। तो प्लीज इस बात को समझो, ज्योग्राफी बहुत तजुर्बे पैदा करती है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमारे दिमागों में ही नहीं है। तो यही वो रीजन है कि हम लोग सिर्फ, सर इंडिया और पाकिस्तान का हिमालय सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन बॉर्डर की वजह से अलग है, बॉर्डर्स बन गए तो अलग है बेटा, लेकिन है एक ही रेंज, है तो एक ही रेंज, हिमालयन रेंज एक ही है, कराकोरम रेंज एक ही है, वो रेंज एक ही है, बॉर्डर्स शिफ्ट हो गए, पासेस बन गए, इसकी वजह से उनके नाम अलग अलग हो गए। अच्छा सर मेरे दादा के नाम पे है रोड, कौन सा? खलील अशरफ साहब, मेरे दादा के नाम पे है रोड, कौन सा बेटा, क्या नाम है आपके दादा का, नाम क्या है? गजवा हिंद का क्या सीन है? ये क्या मतलब गजवा हिंद का क्या सीन है, मुझे क्या पता बेटा गजवा हिंद का क्या सीन। गजवा हिंद को अभी छोड़ो, गजवा हिंद तो बिल्कुल ही अलग चीज है, वो तख्त सुलेमान की बात हो रही है, उसको यहाँ पे डिस्कस करो, वो जनरल हिस्ट्री है बेटा। अच्छा गजवा हिंद का क्या, अबे भाई गजवा हिंद का कोई सीन नहीं है। अच्छा रुक, रुक, रुकनुद्दीन, हमारे घर वाले, अच्छा रुकनुद्दीन का नाम है आपके घर की तरफ, चलो होगा बेटा, होगा, मुझे नहीं पता। खलील कहाँ रहते, किस तरफ हो, नाजमाबाद की तरफ रहते हो या वहां पे रहते हो गोलीमार की तरफ? सर तख्त सुलेमान का नाम कैसे पड़ा बेटा? सुलेमान का यहाँ पे पूरा पढ़ा हुआ था, उमर के दौर में बकायदा यहाँ पे जंग हुई थी, ये बहुत देखा नाजमाबाद नंबर 4, मुझे पता था, मुझे पता था बेटा, ये गोलीमार का रोड है पूरा, रुकनुद्दीन सही है, ठीक है, गोलीमार से शुरू होता है, नाजमाबाद 4 नंबर से होता हुआ निकल अंदर की तरफ से जाता है। सर ऑन कोचिंग, हाँ मैं पता है, ऑन आऊँ कोचिंग, सर आऊँ कोचिंग, ऑन कोचिंग, आऊँ कोचिंग, ठीक है। सर तख्त सुलेमान का नाम किस तरह पढ़ा, मैंने बता दिया बेटा, सलमान का पढ़ाओ, यहाँ पे नबियों का कभी दौर नहीं आया जबकि नबी उतरे हैं, अब वो अलग बात है, अब क्या बोले, पर एक अलग ही किस्सा है, वो जनरल हिस्ट्री है, उसको यार बहस करना फजूल है।
मेरे दादा का नाम तारिक नहीं है, लेकिन मैंने तो तारिक रोड पर रहता हूँ। बेटा जरूरी थोड़ी है तुम्हारे दादा का नाम नहीं है तारिक रोड पे रहते हो। तो मेरे दादा का नाम तारिक है तो इसका मतलब थोड़ी कि तुम तारिक रोड पे रहते हो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि नाम रखे गए ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सनैलिटी, शख्सियतों के नाम पे रखे गए। नवाज निजामुद्दीन रखा गया, ख्वाजा निजामुद्दीन रोड रखा गया है, हैदर अली रोड है। अब कराची में हैदर अली रोड है, बलोच कॉलोनी का पुल का पूरा रोड कहलाता है हैदर अली रोड। अब मैं क्या बोलूंगा, वो मेरे नाम पे रखा है। एक कॉमन सेंस है कि नाम पता होने चाहिए। ठीक है बेटा। सर ये तारीख क्या चल रही है? अबे भाई तारीख को छोड़ो, तुम अभी पूछो कोई बाहरी हस्ती है क्या? या अल्लाह। बेटा अगर कोई मुझसे टॉपिक से रिगार्डिंग सवाल नहीं पूछेगा ना, मैं जवाब नहीं दूंगा। टॉपिक से रिगार्डिंग सवाल है तो पूछो। ये उठ पटाने वाले सवाल जो आ रहे हैं ना, मेट्रोवेल किस पे ना, या अल्लाह। बेटा मैंने ये बोला था कि आपको पता होना चाहिए मेट्रोवेल, या अल्लाह। बेटा देखो ये मेट्रोवेल की पूरी दास्तान हिस्ट्री तो बता नहीं सकता, मैंने आपको बताया ज्योग्राफी हम पढ़ते क्यों हैं। मैंने आपको बताया तजस्सुस होता है। आप पता करो मेट्रोवेल का नाम क्यों रखा गया। क्यों नहीं पता? पाकिस्तान में रह रहे हो, क्यों नहीं पता? कटी पहाड़ी को काटा किसने? या अल्लाह, या अल्लाह। फिर सर एलेक्स भट्टी के नाम पर रोड बेटा मैं क्यों बनवाऊं रोड? उसके नाम पे मैं क्यों बनवाऊं रोड? अब वो 2.5 लाख रुपए कमा रहा है तो मैं क्या करूं? अच्छा सर कोई बता तो नहीं। एंड कर दें सर क्लास? हाँ मैं एंड ही करने वाला हूँ, एंड ही करने वाला हूँ, 10 सेकंड रह गए। सर कराची की रोडें भी तो हिल्स बन गई हैं। हाँ वो तो हिल्स बन गई हैं, वो हमारी वजह से बन गई हैं, हम उसको नहीं सुधार रहे बेटा, क्या करें। हम उसको नहीं सुधार रहे ना बेटा, एक अलग मसला है। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल्चर चैप्टर होगा, उसकी इंपॉर्टेंस की थोड़ी हिस्ट्री होगी, प्लस फिर हम लोग जबानों पर आ जाएंगे। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब ये अब फजूल बातें शुरू हो गई। बेटा अच्छी तरह पढ़कर आना, नोट्स में साथ रखना। नेक्स्ट टाइम कल्चर पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज सबको मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा, सबको अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज बेटा।